हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शशिकांत सर। स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब के चैनल एसीसी ट्यूटोरियल में। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि स्टडी का हर वीडियो आपको मिलता रहे, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं क्लास 10th के लिए पैनोरमा पार्ट 2 से थर्ड चैप्टर जो है प्रोज सेक्शन का लेकर आया हूं, जिसका नाम है गिल्लू। और ये गिल्लू जो है एक स्टोरी है, कहानी। इसका मैं सारांश जो हिंदी में है बताने जा रहा हूं, समरी। और इसके जो ऑथरेस हैं, लेखिका जिसे कहते हैं, वो महादेवी वर्मा है। लेखिका महादेवी वर्मा है। और पहले कहानी को बताने से पहले मैं लेखिका के विषय में कुछ बता देना चाहता हूं, ताकि फिर उसके बाद समरी इसका बताएं। और ये ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखना है। ये आपको दम बिल्कुल 100% ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के साथ साथ सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आंसर आता है उसमें बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो जैसे महादेवी वर्मा का जो जन्म है 26 मार्च 1907 को फारुखाबाद में हुआ था, जो उस समय फारुखाबाद जो है सिंध प्रांत में था। आज के डेट में देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और महादेवी वर्मा जो थी वो हिंदी जो काव्य के एक बहुत ही प्रतिभावान कवित्री थी और साथ साथ में लेखिका भी थी। और महादेवी वर्मा के द्वारा एक साप्ताहिक पत्रिका भी चलाया जाता था जिसका नाम था चांद। उसको वो संपादिका भी थी, संपादन करती थी। महादेवी वर्मा को ऐसे श्रेय में बहुत सारे ऐसे पुरस्कार मिले हैं उनकी रचनाओं के लिए, जिसमें पद्म भूषण पुरस्कार है, भरत भारती पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ऐसे बहुत सारे पुरस्कार मिले उनको। और साथ साथ में उनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को भी बता देना चाहता हूं, जिसमें उनके द्वारा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं श्रृंखला की कड़ियां, यमा, निहार, दीपशिखा, मेरा परिवार। ये सब उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं भी हैं। और महादेवी वर्मा एक साहित्य अकादमी जो था, साहित्य अकादमी के वो चयनित सदस्य भी थी। महादेवी वर्मा साहित्य अकादमी की चयनित सदस्य भी थे। और जो मतलब उनका जो मृत्यु हो गया था 11 सितंबर 1987 को मृत्यु हो गया था। तो ये रहा उनके विषय में, लेखिका के विषय में। अब इसको थोड़ा सा आप इंग्लिश में भी थोड़ा देख लें, इसको नोट कर लें। तो चलिए अब इंग्लिश में देखिए किस तरह से दिया रहेगा। इंग्लिश में कैसे हम लोग जानेंगे, इनके बायोग्राफी जीवनी बता रहा हूं। तो देखिए, नाम है उनका महादेवी वर्मा और लीडिंग पोएटेस ऑफ द छायावादी स्कूल ऑफ द फेमस पोएट्री इन हिंदी। कह रहा है कि महादेवी वर्मा जो थे वो छायावादी विचारधारा, याद रखना है, छायावादी स्कूल, स्कूल के मतलब होता है विचारधारा। स्कूल के मतलब विद्यालय ही नहीं होता है, यहाँ पर समझिए इसका मीनिंग। स्कूल का मतलब होता है विचारधारा। तो कह रहा है कि फेमस पोएट्री इन हिंदी, कह रहा है कि हिंदी में प्रसिद्ध काव्य के छायावादी विचारधारा के कवित्री थी महादेवी वर्मा। वो हिंदी काव्य के छायावादी विचारधारा के एक प्रतिभावान कवित्री थी। महादेवी वर्मा हिंदी काव्य के छायावादी विचारधारा के प्रतिभावान कवित्री थी, याद रखना है। वेल नोन स्टोरी राइटर, पोएट और प्रसिद्ध लेखिका, कहानी लेखिका और कवित्री भी थी। प्रसिद्ध कहानी लेखिका, स्टोरी राइटर। महादेवी वर्मा जो है महिला, इसलिए स्टोरी राइटर का हिंदी होगा कहानी लेखिका, और पोएट मतलब कि कवित्री भी थे। अब थोड़ा जानते हैं इनके बर्थ के बारे में, कि जन्म के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया था। उसको इंग्लिश में कैसे दिया रहेगा, ऑब्जेक्टिव कैसे बनाओगे, उसके लिए मैं बता रहा हूं कि किस तरह से रहेगा क्वेश्चन दिया हुआ ऑब्जेक्टिव में, तो उसके लिए बता रहा हूं। तो 26 मार्च को है, 26 मार्च जिसको कहते हैं 1907, जो ईयर है 1907 में हुआ था। और जान रहे हैं कि फरुखाबाद, पहले बता दिया हूं आपको, फरुखाबाद जो यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध, कह रहा है कि जब आगरा और अवध के वो क्या था, यूनाइटेड मतलब संयुक्त प्रांत में था। यूनाइटेड का मतलब होता है संयुक्त, प्रोविंसेस मतलब प्रांत होता है। जब मतलब कह रहा है कि 1907
जब हमारा देश आजाद नहीं था, जब उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट था, हमारा देश में ब्रिटिश हुकूमत था, ब्रिटिश सरकार था, उस समय जो अवध में जो था आगरा, उसी के बारे में बताया जा रहा है। यूनाइटेड प्रोविंसेस में था, संयुक्त प्रांत में था। ब्रिटिश इंडिया जब हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन करते थे, अब क्या है वो आगरा मतलब क्या हो गया, अब उत्तर प्रदेश में हो गया। अब क्या हो गया, फर्रुखाबाद जो है उत्तर प्रदेश के राज्य में है। जो अब स्वतंत्र भारत में कहाँ पड़ता है, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब नोटेबल वर्क्स देखते हैं, प्रमुख रचनाओं को देखते हैं। नोटेबल के मतलब होता है प्रमुख, याद रखना है। नोटेबल पूछ देगा तो समझिए कि जो मेन है, प्रमुख है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो नोटेबल वर्क्स में है यमा, निहार, दीपशिखा, मेरा परिवार, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब उनके प्रमुख जो उन्हें अवार्ड जो मिले हैं, जो पुरस्कार मिला है उन्हें, उसको देखते हैं। तो उसमें जो है पद्म भूषण मिला है 1956 में, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है 1982 में, और जो भारत भारती पुरस्कार और इसके साथ साथ मंगला प्रसाद पुरस्कार भी उन्हें मिला था। जो अवार्ड है पुरस्कार, उसमें भारत भारती और मंगला प्रसाद पुरस्कार भी मिला था। अब देखना है हमें कि वो, और इसके अलावा वो क्या थी, तो एडिटर भी थी, संपादिका भी थी। किसके, तो फेमस हिंदी वीकली मैगजीन। कह रहा है कि एक प्रसिद्ध साप्ताहिक हिंदी के पत्रिका था, एक प्रसिद्ध साप्ताहिक हिंदी की पत्रिका था जिसका नाम था चांद। चांद के वो संपादिका थी और वो सदस्य भी थी। तो सदस्य किस रूप में थी देखना है, साहित्य अकादमी के, साहित्य अकादमी के वो चयनित सदस्य भी थी, याद रखना है। इलेक्टेड फेलो इंग्लिश में कहते हैं उसको। शी वाज आल्सो द इलेक्टेड फेलो ऑफ द। अब देखना है उनका कि डेथ कब हो गया था, तो डाइड लिखा हुआ है 11 सितंबर 1987, मतलब उनका मृत्यु जो है 11 सितंबर 1987 को हो गया था। और वो जगह था प्रयागराज, जो उत्तर प्रदेश में है। प्रयागराज जो है उत्तर प्रदेश में है, वो भारत के उत्तर प्रदेश जो प्रयागराज में हुआ था। और 80 वर्ष की उम्र में, 80 ईयर्स में, मतलब कि 80 वर्ष की उम्र में उनका डेथ हो गया था। अब हम लोग चलते हैं स्टोरी की ओर, देखते हैं कहानी किस तरह के है। तो चलिए कहानी हम लोग समझते हैं। गिल्लू जो एक कहानी स्टोरी है, तो गिल्लू, याद रखिए कि गिल्लू एक गिलहरी का नाम है, छोटा नन्हा गिलहरी है, जिसको हम कहते हैं ए स्मॉल टिन्नी बेबी स्क्विरल, जिसे हम कहते हैं कि स्मॉल टिन्नी बेबी स्क्विरल। एक छोटा सा गिलहरी है जो लेखिका को मिला था, और ये कहानी जो है इसी गिलहरी पर प्रस्तुत पाठ में दिया गया आधारित है। लेखिका अपने कहानी का शुरुआत इस तरह से कहते हुए करती है कि जब एक दिन वो अपने कमरे से बरामदे में टहल रही थी, तो अचानक वो देखती है कि दो शिकारी कौवे जो है एक गमला पर वो चोंच मार रहा था, गमला पर वो चोंच मार रहे थे। और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जैसे कि वो लुका छिपी के खेल खेल रहा हो, जिसको हम कहते हैं हाइड एंड सीक, जो लुका छिपी के खेल खेल रहे हो। लेकिन जब लेखिका नजदीक पहुंचती है और देखती है, तो प्रतीत होता है कि जो फूल वाला गमला है और दीवार के बीच में, जिसको जंक्शन कहते हैं, उसके बीच में एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा जो है वो चिपका हुआ था, और वो दो कौवे के प्रहार से लहूलुहान हो गया था, और वो गतिहीन हो गया था, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मोशनलेस। गतिहीन हो गया था क्योंकि उसके शरीर से बहुत रक्त प्रभावित हो गया था। लेखिका सोचती है कि शायद जो छोटा सा गिलहरी का बच्चा है वो अपने घोंसला से दुर्घटनावश नीचे गिर गया हो और इन शिकारी कौवों का आसान शिकार बन गया हो। अब हर कोई उसे देखता है। सबको देखने के बाद सबने यही राय दिया कि यह बच नहीं पाएगा, अब इसे
छोड़ देना चाहिए, इसके साथ कुछ करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो गतिहीन हो गया था, बेहोश हो गया था, वो चल फिर नहीं सकता था। लेकिन लेखिका कहती हैं कि उनकी जो राय थी उन लोगों से बिल्कुल भिन्न था। वो धीरे से उस गिलहरी के बच्चे को उठा कर ले आती है अपने कमरे में उस गिलहरी के बच्चे को उठाकर ले आती है और उसे कॉटन से, याद रखिएगा कॉटन कहने का मतलब होता है रुआ जिसे कहते हैं, कॉटन से उसके रक्त को जख्म से पोंछते हैं और उसके जख्मों पर पेनिसिलिन नाम का मलहम लगा देते हैं, जिसको मलहम को कहते हैं ऑइंटमेंट होता है, उसका नाम था पेनिसिलिन, याद रखना है, पेनिसिलिन नाम का मलहम लगा देती हैं और उसे रुई के बत्ती बनाकर दूध में डुबाकर उसके मुंह पर चुआती हैं, उसे पिलाने की कोशिश करती हैं। 2-3 घंटे के अथक प्रयास करने के बाद वो एक बूंद उसके मुंह में दूध पिलाने में सक्षम होती हैं, क्योंकि इससे पहले जितना भी क्रम उन्होंने प्रयास की थी पिलाने के लिए, वो गतिहीन हो गया था, बेहोश हो गया था, उसके चलते दूध की बूंदे जो था उसके मुंह के दोनों कोर से सड़क जा रहा था, स्लाइड हो जा रहा था, नीचे गिर रहा था। फिर 2-3 महीने में गिल्लू स्वस्थ हो जाता है और वो अपने पंजों का प्रयोग महादेवी वर्मा के हाथों को पकड़ने में करने लगता है। उसके झड़ीदार जो फर है आ जाते हैं, उसके चमकीली आंखों से इधर उधर वो देखने लगता है। इस तरह से बिल्कुल वो स्वस्थ हो जाता है। तो उसके बाद महादेवी वर्मा उसके लिए उसको एक अलग नाम दे देते हैं। उस समय वो जातिवाचक संज्ञा से एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूपांतरण करते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। याद रखना है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का फॉलो किया गया था। तो कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन का फॉलो किया गया था, कॉमन नाउन टू प्रॉपर नाउन। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था और उसी दिन से वो लोग गिल्लू कहकर उसे पुकारने लगे। स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिल्लू, मतलब उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगे। अब गिल्लू जो है उनके परिवार का सदस्य बन गया था, इसलिए उसके रहने के लिए वही फूलदानी एक टोकरी को रुए से बांधकर और तार में लटकाकर खिड़की पर लटका दिया गया, खिड़की के पास ही लटका दिया, उसका घर बना दिया गया। वो गिल्लू का 2 वर्षों तक घर रहा। और महादेवी वर्मा कहती हैं कि गिल्लू बहुत सारे ऐसे शरारती हरकतें करते रहता था, जैसे महादेवी वर्मा लिखने के लिए बैठ जाती थी तो उनके पास आकर कभी उनके अंगुलियों को पकड़ता था, कभी जो पेपर है उसको इधर उधर करते रहता था, इस तरह से कभी पैरों को पकड़ लेता था अपने पंजों से, इस तरह से हरकतें करते रहता था, जब तक कि महादेवी वर्मा उसे उठकर एक बड़े लिफाफे में न बंद कर देते थे। और महादेवी वर्मा बोलती हैं कि गिल्लू को जब भी भूख लगता था तो चिक चिक, जब भी भूख लगता था तो चिक चिक करके ट्विटर करता था, और उसके बाद उसे काजू या बिस्कुट मिल जाने के बाद वो और चिक चिक की आवाज से दूसरे गिलहरियों को वो अपने समीप बुला लेता था। खिड़की पर बैठे गिल्लू को दूसरे गिलहरियों से बातचीत करते हुए महादेवी वर्मा को ऐसा प्रतीत हुआ कि गिल्लू शायद मुक्त होना चाहता है, गिल्लू भी बाहर घूमना चाहता है, इसीलिए उस तार के जाली वाला में से कुछ कीलों को निकालकर महादेवी वर्मा एक छोटा सा छेद बना दिए, जिससे गिल्लू उनके बाहर घूमता रहता था, दूसरे गिलहरियों के साथ चहलकदमी करता था। महादेवी वर्मा बताती हैं कि उनके महत्वपूर्ण कागजात के चलते उनकी अनुपस्थिति में कमरा बंद रहता था। जब भी महादेवी वर्मा कॉलेज से कार्यालय से अपने लौटती थी तो गिल्लू उनको देखते ही बाहर आ जाता था, उनको पैर से सर से पैर तक तेजी से उतरता था, चढ़ जाता था, कभी पर्दा पर चढ़ जाता था। इस तरह से क्रम हर दिन उसका बनते गया था। अब महादेवी वर्मा बताती हैं कि एक बार उन्हें दुर्घटना, कार एक्सीडेंट हुआ था, मोटर दुर्घटना में वो अस्वस्थ हो गई थी, जिसके चलते वो कुछ दिन तक अस्पताल में रही। उन दिनों जो कोई भी गिल्लू को भोजन देने के लिए जाता था, गिल्लू तो महादेवी वर्मा के याद करते हुए बाहर चला जाता था, लेकिन जैसे ही दूसरे व्यक्ति को
देखता था वो शर्मा जाता था और वापस चले आता था। और बता रही हैं कि जब वो घुस गए और उसके घोंसले को साफ किया तो पता चला कि गिल्लू काजू उस दिनों बहुत कम खाया था। शायद उन्हें गिल्लू को महादेवी वर्मा की याद आ रहा होगा। फिर और महादेवी वर्मा एक घटना के बारे में बताते हैं कि जब वो कार दुर्घटना में अस्वस्थ हो गई थी और कुछ दिन तक अस्पताल में बिताने पड़ा था, तो उन दिनों गिल्लू उनके तकिए के सिरहाने आकर बैठकर उनके बालों को, ललाटों को इस तरह से सहलाता था मानो जैसे कि एक सेविका या परिचारिका सहलाता था, जो महादेवी वर्मा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और बता रहे महादेवी वर्मा कि गिल्लू एक अपवाद था उनके लिए। उनके यहाँ बहुत सारे ऐसे पालतू जानवर थे, पशु पक्षी थे, लेकिन उसमें गिल्लू एक अपवाद था, इसलिए कि गिल्लू ने महादेवी वर्मा के प्लेट में बैठकर खाने का हिम्मत किया था, जैसा कोई अब तक उसके जानवर नहीं किए थे। वो बहुत ही गिल्लू एक अलग तरह के उपाय निकाल लेता था। वो चारदीवारी को फांगते हुए बरामदे में प्रवेश कर जाता था और खिड़की से आकर डाइनिंग रूम में प्रवेश कर जाता था। महादेवी वर्मा बताती हैं कि बहुत मुश्किल से गिल्लू को मैंने प्लेट में खाने के लिए सिखलाई। महादेवी वर्मा जानती थी कि गिल्लू जो है 2 वर्ष का ही सिर्फ मेहमान है। बताती है महादेवी वर्मा कि जब वो गर्मी के दिन में सुराही के नजदीक बैठ जाती थी लिखने के लिए, तो गिल्लू भी वहां पर आकर सुराही पर लेट जाता था, शायद इस तरह के लिए कि वो महादेवी वर्मा के अपने आप को समीप भी पाए और मतलब कि एक और गर्मी में मतलब कि गर्मी से भी बचने का एक उपाय तरीका निकाल लिया था, कि गर्मी से बचने का भी उपाय तरीका निकाल लिया था और महादेवी वर्मा को अपने आप समीप भी पाता था। जब महादेवी वर्मा मतलब कि अपने कार्य को समाप्त के लेखन कार्य को समाप्त करके अपने बिस्तर पर आराम करने के लिए जाती हैं, तो गिल्लू भी वहां पर चले आता है और उनके हाथों को पकड़ता है। वैसे ही हाथों को पकड़ा था जैसे कि वो शुरुआती अपने उस घायल अवस्था में पकड़ा था। महादेवी वर्मा को एहसास ऐसा होता है कि गिल्लू के जो हाथ है बहुत ही ठंड लगते हैं, इसलिए महादेवी वर्मा सोचती हैं कि इसे हीटर पर गर्म करके सेक दूं, गिल्लू को शायद ठंड लग गई है। लेकिन उसके स्वास्थ्य में कोई ऐसा सुधार नहीं होता है और जैसे ही सूरज के पहले किरण स्पर्श करता है, गिल्लू महादेवी वर्मा के जीवन से दूर चले जाता है, अर्थात गिल्लू का देहांत हो जाता है, गिल्लू मर जाता है। महादेवी वर्मा बहुत दुखित होती हैं कि वो तो अब गिल्लू उसके जीवन में वापस दोबारा नहीं आएगा, इसीलिए गिल्लू को भी सोन जूही की लताएं पसंद था और महादेवी वर्मा भी गिल्लू के ही याद में सोन जूही के लताओं के नीचे गिल्लू को दफना देते हैं, दफन कर देते हैं, ताकि यह स्मरण करते हुए कि जब जब सोन जूही के फूल पीले फूल सोन जूही के पीले फूल जब जब बसंत के मौसम में खिलेंगे, गिल्लू जो है उस भेष में मतलब कि उन्हें महादेवी वर्मा को दिखलाई देगा। यही सोचकर उसे सोन जूही के लताओं के नीचे दफना दिए थे। अब जो है इसमें इंपॉर्टेंट जो कुछ पॉइंट्स हैं उसको मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे गिल्लू का पसंदीदा भोजन, गिल्लू किस तरह से आवाज करता था भूखे होने पर, और गिल्लू क्या था एक महादेवी वर्मा के लिए, और ये जो गिल्लू है एक स्टोरी है, और गिल्लू कैसे जख्मी हो गया था और गिल्लू को किसने जख्मी कर दिया था, और गिल्लू को ठंड लगने पर किस चीज पर सेका गया था, और गिल्लू जो है कितने वर्ष तक जिया। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसका ऑब्जेक्टिव अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। आशा करता हूं कि जो कहानी हमारे द्वारा अपने शब्दों में बताया गया इसको आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू वेरी मच।